हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आए एक नया टॉपिक आपके सामने, जो है कि टीटीकेल। नई क्रॉप है, नई टॉपिक है कि टीटीकेल एक हाइब्रिड है जो किन किन से बना है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किसने इसको बनाया, इसकी स्टोरी क्या है, इनमें कौन से पेरेंट्स यूज़ किए गए इसको बनाने के लिए। आज उन सभी के अपन बातें करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि डेवलप्ड बाई, कि ये जो टीटीकेल है इसको किसने डेवलप किया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो जो साइंटिस्ट का नाम है डब्ल्यू रिम्पाउ नाम के साइंटिस्ट ने 1819 के अंदर टीटीकेल को डेवलप किया है। जो टीटीकेल इज द फर्स्ट मैन मेड सीरियल एंड एम्फी डिप्लॉयड। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो टीटीकेल है ना, वो मानव के द्वारा बनाई गई प्रथम सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप यानी अनाज वाली फसल है। और ये एम्फी डिप्लॉयड है। एम्फी डिप्लॉयड क्या होता है कि जब एक सेल का डिवीजन होता है तो उससे दो गेमेट्स बनते हैं। पर एम्फी डिप्लॉयड में क्या होता है, वो गेमेट ना बन के दोनों एक साथ ही नेक्स्ट सेल के अंदर चला जाए, यानी कि उसकी जो क्रोमोसोम है उनकी डबलिंग को अपन एक बार से एम्फी डिप्लॉयड बोल सकते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो। फिर बात करेंगे टीटीकेल हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड में अपन दो पेरेंट यूज लेते हैं, एक को एज ए फीमेल के रूप में, एक को एज ए मेल के रूप में। तो इसमें जो पेरेंट्स यूज लिए किए वो क्या क्या है, तो दोनों ही सेम फैमिली के हैं, दोनों ही पोएसी के हैं। तो अपन देखते हैं कि टीटीकेल इज ए हाइब्रिड ऑफ वीट एंड राई। तो टीटीकेल बनाने के लिए जो अपन पेरेंट यूज ले रहे हैं उसमें एक वीट है यानी कि गेहूँ है, दूसरा राई है, और दोनों ही सेम फैमिली के हैं यानी कि पोएसी फैमिली के हैं। जो गेहूँ है वो टिटिकम ट्रगिगम है, और जो राई का साइंटिफिक नाम हो वो शिकेल सीरियल है। तो इन्हीं दोनों के नाम को मिला के क्या बना, टीटीकेल। गेहूँ से तो टीटी ले लिया और इसके केल ले लिया, तो दोनों को मिला दे क्या बना, टीटीकेल। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इट इज एन इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। इंटरजेनेरिक हाइब्रिड क्या होता है कि जब जो इनकी फैमिली है ना वो तो डिफरेंट हो, पर जो उसका जीनस है ना, जो इनकी फैमिली है ना वो तो सेम हो, पर जो उनका जीनस है ना वो डिफरेंट हो। तो डिफरेंट यानी कि अलग अलग जीनस वाले दो प्लांट्स के बीच में यदि अपन क्रॉस करवाते हैं, उनसे जो हाइब्रिड बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। तो जो वीट और राई है ना, इन दोनों का जीनस अलग अलग है। आप जैसे देख सकते हो साइंटिफिक नाम है, ये टर्जिडम का है, ये सीरियल्स का है। तो दोनों का जो जीनस है ना वो अलग अलग है। तो अलग अलग जीनस वाले पौधों के बीच में क्रॉस को क्या बोलते हैं, इंटरजेनेरिक क्रॉस। तो जो ये हाइब्रिड बन रहा है ये कैसा होगा, इंटरजेनेरिक, ठीक है, क्योंकि इनका जीनस अलग अलग है। इसके बाद आप देखो कि जो वीट राई ये होते कैसे हैं, क्योंकि बहुत से बंदे मैं जानता हूँ कंफ्यूज होते हैं इसमें कि जो राई है ना उसको अपन ब्रेसिकेसी फैमिली का मान लेते हैं। फिर अपन ये सोचते हैं कि ये यार संभव कैसे है कि राई तो अलग फैमिली का है, वीट अलग फैमिली का है, तो इनमें क्रॉस कैसे हो गया। ये नहीं है कि क्योंकि राई है ना ये अपने पोएसी फैमिली का, इसके जो सीड है ना वो अपने वीट के सीड के जैसे हैं, पर कुछ डिफरेंट है। जो पूरा मैंने शो कर रखे हैं कि वीट के जो ग्रेन है ना वो तो स्मॉल साइज के होते हैं, और जो कि राई के ग्रेन है ना यानी कि सीड है ना वो लार्ज साइज के होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है। जो गेहूं के बीज है वो छोटे छोटे आकार के साइज के दे रखे हैं, और जो राई है इनके बड़े दे रखे हैं, आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो। उसके बाद इनके जो कलर है सीड का उसमें डिफरेंट होता है कि जो वीट है ना इसके अंदर ब्राउन कलर के ग्रेन होते हैं, सीड होते हैं, जबकि जो अपना राई है उसके अंदर रेड कलर के ग्रेन होते हैं। अब जो इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो जो टीटीकेल बनता है वो कुछ ऐसा होता है जो कि डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया राई और वीट क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी क्या है इनकी, इनका जो इतिहास है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करें अपन 1873 की, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एलेक्जेंडर विल्सन। उन्होंने फर्स्ट क्रॉस बिटवीन वीट एंड राई, उन्होंने सबसे पहले वीट और राई के मध्य क्रॉस करवाया। और जब क्रॉस करवाया तो उनको F1 प्राप्त हुआ, और वो कैसा था, स्टेराइल था, यानी कि वो उर्वर नहीं था। और इसके आगे इन्होंने फिर वर्क ही नहीं किया, यहीं तक इन्होंने छोड़ दिया। तो यदि ये पूछा जाए कि सबसे पहले वीट एंड राई के मध्य क्रॉस किसने करवाया,
तो एलेक्जेंडर विल्सन ने करवाया था 1872 में, पर उन्होंने इससे जो ट्रिटिकेल है ना वो नहीं बनाना, क्योंकि इन्होंने F1PD बनाकर ही छोड़ दिया, क्योंकि F1 के अंदर इनको स्टेराइल प्लांट्स प्राप्त हुए, सीड प्राप्त हुए जो कि उर्वर नहीं थे। फिर आते हैं अपने साइंटिस्ट रेम्पो, जिन्होंने ट्रिटिकेल बनाया तो 1888 की बात है, क्योंकि 1889 में बनाया था, सॉरी 1890 के अंदर इन्होंने ट्रिटिकेल बनाया था। तो इसमें वर्क कब चालू किया ट्रिटिकेल बनाने का? 1888 में। तो रिम्पो नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने वीट एंड ड्राई के मध्य उन्होंने क्रॉस कराया, उन्होंने F1 हाइब्रिड प्राप्त किया जो कैसा था? पार्टियली फर्टाइल, यानी वो भी स्टेराइल था, कुछ संभावना थी कि वो फर्टिलिटी उसमें हो, आंशिक रूप से फर्टाइल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सच पेरेंट जो अपन दे रखा है कि अब इनको जो F1 प्राप्त हुआ पेरिटियल फर्टाइल या पार्टियल फर्टाइल, यानी कि आंशिक रूप से फर्टाइल, तो इनको यदि अब इन जो फर्टाइल प्राप्त हुए इनको टोटल यानी कि पूर्ण रूप से फर्टाइल बनाना, इनकी ये आंशिक रूप से फर्टाइल है, इनको यदि पूर्ण रूप से फर्टाइल बनाना है अपन को, तो क्या करेंगे? क्रोमोजोम डबलिंग दे रखा है इसमें कि सच पेरिटियल पार्टियली फर्टाइल हाइब्रिड ओनली जर्मिनेट यानी कि ये अंकुर होंगे या फर्टाइल होंगे पूर्ण रूप से कब? वेन, जब दे क्रोमोजोम स्पॉन्टेनियसली डबल। ये बोल रहा है कि जो अपने पास ये F1 प्राप्त हुआ है, जो अपन जिसको अपन स्टेराइल बोल सकते हैं कि उर्वर नहीं है, आंशिक रूप से उर्वर है, तो उनको अपन उर्वर करना चाहते हैं, उनमें यदि उन शरीर को अपन जर्मिनेट करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे कि उनके अंदर जो क्रोमोजोम है ना उनकी डबलिंग कर देंगे। और उनकी डबलिंग कैसे करेंगे अपन आगे समझते हैं कि डबलिंग करने का काम एक रसायन करता है जिसका नाम है कोल्चिसिन, तो वो करता है, अपन आगे देखते हैं कब करता है, कैसे करता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कि अपन ने हाइब्रिड कैसे प्राप्त किए ट्रिटिकेल, तो वो ट्रिटिकेल के पास अपनी जो ट्रिटिकेल है ना उसकी अपने पास अभी दो प्रकार की स्पीशीज है, हेक्साप्लॉइड वाली और ओक्टाप्लॉइड वाली। तो पहले बात करते हैं जो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल है वो किन किन के क्रॉस से बना है। ट्रिटिकेल तो बना है वीट और राई के क्रॉस से, पर ट्रिटिकेल दो प्रकार के हैं, तो हेक्साप्लॉइड एक ओक्टाप्लॉइड। इनमें भी क्या है? सेम है वीट और राई, पर वीट की स्पीशीज अलग है। जो हेक्साप्लॉइड है उसके अंदर ट्रिटिकम टर्जिडम नाम का वीट है, जबकि ये राई तो दोनों में सेम है। और जो ओक्टाप्लॉइड है उसमें ट्रिटिकम एस्टिमम वाला वीट है। अब देखते हैं, वीट को तो अपन एज ए फीमेल के रूप में यूज कर रहे हैं, और जो राय ले रहे हैं उसको एज ए मेल के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि मेल और फीमेल के मध्य क्रॉस करवाना, यानी कि मेल के ऊपर फीमेल के पोलन ग्रेन ला के डालना, उससे जो बनेगा अपना F1 वो कैसा होगा? हाइब्रिड। तो इससे हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसका मतलब एक प्लांट को तो मेल के रूप में यूज करना पड़ेगा, एक को फीमेल के रूप में। तो अपन जो वीट है उसको तो फीमेल के रूप में यूज कर रहे हैं, और जो राई है उसको मेल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अब जो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल है वो किन किन के क्रॉस से बना है? तो वीट कौन सा? ट्रिटिकम टर्जिडम और क्रॉस राई सिकेल सीरियल। जो ये वीट है इसके अंदर ये कैसा है? टेट्राप्लॉइड, और राई तो हमेशा डिप्लॉइड ही है दोनों में, ठीक है। तो टेट्राप्लॉइड यानी कि गेहूं है जिसमें n बराबर 7 क्रोमोसोम होते हैं, तो टेट्राप्लॉइड यानी कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 28, ठीक है। तो टेट्राप्लॉइड है, तो 2n बराबर 28 है, तो n बराबर होंगे 14। और यदि इसका अपन 50-50 क्रोमोसोम करें तो एक n में कितने आएंगे? इसमें 14 आएंगे, और इसमें कितने आएंगे? 7 आएंगे। अब दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो जो F मिलेगा उसमें क्रोमोसोम कितने आएंगे? क्योंकि जो वीट है उनसे 50% यानी कि 14, और राई है उसका 50% क्रोमोसोम यानी कि 7, तो दोनों बन के कितने होंगे? 21। और ये अब स्टेराइल होगा, फर्टाइल नहीं होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके अंदर जो क्रोमोसोम है ना उनकी पेयरिंग नहीं हो रही, इनमें पेयर नहीं बन रही। जैसे 21 क्रोमोसोम है, इसमें पेयर कैसे बनेंगे? एक क्रोमोसोम तो खाली रह जाता है ना, तो जब तक क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती ना तो वो प्लांट कैसे होगा? स्टेराइल होगा, कभी भी फर्टाइल नहीं होगा। अब क्या होता है कि इनको अपन यदि फर्टाइल करना चाहते हैं तो क्रोमोसोम डबलिंग करनी पड़ेगी, जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि इन्होंने क्रोमोसोम की डबलिंग की जर्मिनेट करने के लिए, यानी उनको फर्टाइल करने के लिए। तो क्रोमोसोम की डबलिंग कब होती है और किसके द्वारा होती है? तो एक रसायन का नाम बताया था मैंने, कोल्चिसिन, जिसके द्वारा क्रोमोसोम डबलिंग होती है। तो क्रोमोसोम डबलिंग क्या होती है कि इससे
क्रोमोसोम डबलिंग को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन के अंदर एक मेटाफेज स्टेज आती है। तो टोटल स्टेज होते हैं जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये वह सेल डिवीजन की अवस्थाएं आती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटाफेज है ना, उसमें जो क्रोमोसोम के पेयर है ना, वो मिडिल प्लेट पे आकर जमा हो जाते हैं और उन पे तर्कु तंतु बन जाते हैं। अब क्या होगा कि नेक्स्ट वाली जो स्टेज है ना, उसमें क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, जिससे दो केंद्रक सेल में बनेंगे। यानी कि पहले जो क्रोमोसोम है ना, वो डबल हो गए पर मिडिल प्लेट पर वो अलग नहीं हुए। अब क्या करेंगे, मेटाफेज अवस्था में, जो अपनी मेटाफेज अवस्था में है ना, उसमें अपन कोल्चिसिन डाल देंगे। उससे क्या होगा कि वो तर्कु तंतु को तोड़ देगा, जिससे कि जो क्रोमोसोम है ना, वो डबल तो हो गए पर अलग होकर दो सेल नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डबल हुए क्रोमोसोम है ना, वो एक ही सेल के अंदर रह जाएंगे। यानी कि क्रोमोसोम की डबलिंग होगी एक ही सेल के अंदर। किसके कारण? कोल्चिसिन के कारण। क्योंकि कोल्चिसिन जो तर्कु तंतु है जिसकी वजह से सेल डिवीजन होगा, उनको तोड़ देगा। तो सेल का डिवीजन तो नहीं होगा, पर क्रोमोसोम जो डबल है ना, वो एक ही सेल में रह जाएंगे। इससे होती है क्रोमोसोम की डबलिंग। अब इससे क्या होगा कि स्टेराइल था, क्रोमोसोम की डबलिंग हुई तो पेयर बन गए, दो दो के 42 हो गए, और 42 हो गए तो हेक्साप्लॉइड हो गया। क्योंकि एक एन बराबर कितने होते हैं? 7। तो अपन हेक्साप्लॉइड में चाहिए तो यानी कि हेप्लॉइड के अंदर 7 क्रोमोसोम, डिप्लॉइड के अंदर कितने हो गए? 14। तो यदि हेक्साप्लॉइड की बात करें तो इसमें 42 हो गया। और तो इस प्रकार जो अपने पास ट्रिटिकल मिला ना, वो कैसा था? हेक्साप्लॉइड। तो क्वेश्चन क्या आता है कि अपन इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मेन तो, कि हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल के अंदर वेट की कौन सी स्पीसीज काम में लेते हैं? ट्रिटिकम टर्जिटम। और हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं? 2n बराबर 42। और ये तो दोनों में सेम है कि जो डबलिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कोल्चिसिन का, क्रोमोसोम की डबलिंग करने के लिए। अब कोल्चिसिन क्या है? कोल्चिसिन एक केमिकल है जो प्राप्त कैसे होता है? एक प्लांट है जिसका नाम है कोल्चिकम ऑटमनेल, ये पौधे का नाम है। और उसके अंदर कोम आती है, धनकण, यानी कि जमीन के नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं धनकण, जो कि इसके तने का रूपांतरण है। उससे ये अपन को प्राप्त होता है। ये क्रोमोसोम को, यानी कि जो तर्कु तंतु है उनको तोड़ता है, जिससे क्रोमोसोम डबलिंग होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टेराइल को हटाकर क्रोमोसोम डबलिंग करके उसको फर्टाइल बनाने का काम ये करता है। फिर सेकंड देखते हैं अपन हेक्साप्लॉइड। तो आपको वो अभी एम्फी डिप्लॉइड बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर यदि अपन को सेकंड जनरेशन बनानी थी तो यहाँ पे इनके दो पेयर होने चाहिए थे। जो अपने पास 21 क्रोमोसोम दे रखे हैं 2n बराबर F1 में, तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट जनरेशन जाना है तो डिवीजन होगा। डिवीजन ना होकर उनमें क्रोमोसोम की डबलिंग होगी, वो एक ही सेल के अंदर होगी, उसको बोलते हैं एम्फी डिप्लॉइड। यानी कि एक ही सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो डबल हो जाए ना, तो उस कंडीशन को एम्फी डिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ट्रिटिकल एम्फी डिप्लॉइड है। इसके बाद देखते हैं अपन ओक्टाप्लॉइड ट्रिटिकल। वो तो था हेक्साप्लॉइड और ओक्टाप्लॉइड। अब दोनों में डिफरेंस कितना क्या है? दो ही है कि इसमें वीट की जो स्पीसीज है ना वो अलग है। उसमें ट्रिटिकम टर्जिडम था, इसमें ट्रिटिकम एस्टिवम है। और राई वही है, सिक्ल सीरियल। ठीक है, उसके अंदर जो ट्रिटिकम टर्जिटम था वो टेट्राप्लॉइड था, और इसमें जो ट्रिटिकम एस्टिवम वो हेक्साप्लॉइड है। और ये तो डिप्लॉइड ही रहता है। तो हेक्साप्लॉइड है तो यहाँ से कितने क्रोमोसोम, यानी कि 50%। तो इसका आधा कितना हो गया? 42 का आधा। और यहाँ से जो 14 है 14, उसका आधा, तो 7 क्रोमोसोम से यहाँ से आएंगे, और 42 का आधा 20, यानी कि 21 यहाँ से आएंगे। तो दोनों की मिला के F1 में कितने आए? 28। ठीक है, अब 28 की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से अपन को क्या चाहिए कि 50-50 क्रोमोसोम, यहाँ से 14 आ रहे हैं, यहाँ से 21, तो उनका पेयर कैसे होगा? तो अब क्या करेंगे, जो अपने पास क्रोमोसोम आएंगे उनकी डबलिंग करा देंगे। डबलिंग करवाने से क्या होगा कि इनके पेयर बन जाएंगे। 28 है, 28 की डबलिंग से 28 के एक को सेट बन जाएगा, तो कितने हो गए? 56। तो पेयर हो गया ना, कि एक के एक दो दो का पेयर हो गया। तो इसको बोलते हैं पेयरिंग होने से क्या होगा कि वो फर्टिलिटी उसमें आ जाएगी। जब तक क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होगी, जब तक वो स्टेराइल रहेंगे, जैसे पेयरिंग हो जाती है तो वो फर्टाइल हो जाता है। तो पेयरिंग करवाने का काम कौन कर रहा है? कोल्चिसिन, यानी कि क्रोमोसोम को डबलिंग कर रहा है, जिससे इसमें कितनी आएंगी? 2n बराबर 56। पर आजकल यदि आप पढ़ोगे ना कि ट्रिटिकल के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आपको 2n बराबर 56 ही मिलने वो पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि जो अभी पॉपुलर ट्रिटिकल चल रहा है ना, वो ऑक्टाप्लॉइड वाला ही चल रहा है। पर यदि आपको साइंटिफिक पढ़ना है तो वो यही है
कि जो सबसे पहले जो बनाया था साइंटिस्ट ने खोज के टाइम रिम्पाओ ने, वो ट्रिटिकम टर्जिटम और सिक्किल सेल के मध्य क्रॉस कराया था, तो वो टेट्राप्लॉइड था, वो डिप्लॉइड था। और जो फर्स्ट जो ट्रिटिकल बना था वो था हेक्साप्लॉइड, जिनमें क्रोमोसोम नंबर 42 थे। और सेकंड वाला जो आधुनिक जिसको मॉडर्न बोल सकते हैं वो है ट्रिटिकम एस्टिवम और सिक्किल सीरियल की क्रॉस है, और इसमें 2n बराबर 56 है। इसके हम बात करें कि जो ट्रिटिकल है इसकी वैरायटी, तो यानी कि ट्रिटिकल है ना, इसकी कल्टीवेशन की जाती है। कैसे कि पहले बात तो ट्रिटिकल इन दोनों के अपन क्रॉस से बना क्यों रहे हैं, अपन को क्या फ़ायदा होगा। हाइब्रिड पहले बात तो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक के अंदर जो गुण है ना, जो करेक्टर है ना, वो एक ही क्रॉप में ले लिया जाए हाइब्रिडाइजेशन करवा के, ठीक है। जैसे कि वीट है, इसके अंदर प्रोडक्शन अच्छा है, इसकी मोर्फोलॉजी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। पर इसमें क्या है कि यदि सर्दियों के टाइम में, क्योंकि ये रबी की क्रॉप है, तो इसमें पाला पड़ने से या इसमें जो एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर हैं उनसे नुकसान होते हैं। जबकि राई है ना, उसमें ऐसी क्वालिटी की वो रेजिस्टेंस है कोल्ड के प्रति, पाले के प्रति या बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के मध्य। तो अपन ये चाहते हैं कि जो राई का ये गुण है ना, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस वाला और कोल्ड वाला, वो अपने वीट में आ जाए। तो इसलिए इनका क्रॉस करवाया गया था। क्योंकि अपन जो राइस है ना, मेन तो कोल्ड वाला, कोल्ड रेजिस्टेंस का गुण वीट में लाना चाहते हैं, जिससे कि सर्दियों में पाले का इस पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है। और आजकल तो इसका यूज एज चारे के रूप में टिटिकेल का, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, पर इसमें ग्लूटीन की थोड़ी कमी पाई जाती है। इसमें मिनरल्स भी अच्छे होते हैं, पाचन क्षमता भी अच्छी होती है, इसलिए इसका यूज भी किया जाता है, पर अपने इंडिया में बहुत कम है। फिर वेराइटी की बात करें, इसकी जो फर्स्ट वेराइटी थी टिटिकेल की, इम्पोर्टेंट वेराइटी मैंने शो कर रखी है दो, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, सारी नहीं बता रखी। जो इसकी फर्स्ट वेराइटी है वो है DT46। DT46 टिटिकेल की फर्स्ट वेराइटी है, जो पहली, यानी कि जो सबसे पहले टिटिकेल बना था वो DT46 ही है, उसकी वेराइटी हुई तो वही है ये, ठीक है। और इसकी जो विशेषता है, जो करेक्टर है, वो क्या है, अम्बेर कलर वेराइटी। इसका जो कलर है ना शेड का, वो अम्बेर कलर। अब अम्बेर कलर क्या होता है कि कभी आग जलती हुई देखिए ना, तो आग का जो कलर है ना, जलती हुई आग का, वो होता है अम्बेर कलर का, रेड वाला नहीं, थोड़ा हल्की, यानी कि उसमें येलो कलर का थोड़ा रेड कलर का जो मिक्सचर होता है ना, उसको अम्बेर कलर बोलते हैं। फिर इसकी अभी न्यू वेराइटी की बात करें, वह है T14 और 19, यानी कि 14-19, जो डेवलप कहाँ से, अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से ये डेवलप हुई है। तो इसकी दो वेराइटी इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट वेराइटी कौन सी है DT46, और सेकंड न्यू वेराइटी T14-19, ठीक है। इसके बाद बात करें एम और ऑप्टिन कि अपन अपना गोल क्या है या एम क्या है टिटिकल को डेवलप करने का। तो मैंने बता दिया कि जो गेहूं में सारी क्वालिटी अच्छी है, उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, एलडी भी अच्छी है, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर भी अच्छा है, पर उसमें क्या है कि रेजिस्टेंस ही नहीं है कोल्ड के प्रति या बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के मध्य। तो वो अपन ने जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर का जो करेक्टर है ना, वो गेहूँ में डेवलप करना है, जो राई से लेके आना है। तो देख सकते हो आप, दे सुपीरियर एग्रोमोर्फोलॉजिकल एंड क्वालिटी करेक्टर ऑफ वीट, यानी कि एग्रोमोर्फोलॉजिकल क्वालिटी के जो करेक्टर है ना, और इल्ड की करेक्टर है ना, वो तो अपन को वीट के चाहिए टिटिकल के अंदर। रेजिस्टेंस और टोलरेंट टू बायोटिक, बायोटिक यानी कि जीवित पदार्थ, जैसे कि अपने पेस्ट हो गए, इंसेक्ट हो गया, डिजीज इनसे आ रही है वो आ गया, और एबायोटिक जिसमें कोल्ड रेजिस्टेंस वगैरह, स्ट्रेस ऑफ राई। तो ये अपने को जो ये गुण है ना, ये राई से चाहिए, और जो एग्रोमोर्फोलॉजिकल और क्वालिटिव करेक्टर तो चाहिए वीट से, और टोलरेंसी वगैरह बायोटिक एबायोटिक फैक्टर की वजह रेजिस्टेंसी ये चाहिए अपन को राई से। पर अपन को प्राप्त क्या हुआ, इल्ड एंड क्वालिटी ऑफ वीट एंड अलोंग विथ हार्डीनेस ऑफ राई। इल्ड और क्वालिटी तो अपन को वीट से प्राप्त हो गई, जो हार्डीनेस है वो किससे प्राप्त हुई, अपन को राई से। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।